Hello everyone, welcome to our channel Yes You Can. So in this video we are going to talk about asexual reproduction. Asexual reproduction क्या होता है? जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल. तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे हमारे पास 6 आपको कैटेगरीज पढ़नी है, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं कह सकते हैं. फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सबसे पहले शुरू करते हैं हम फिजन से. फिजन का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं. फिजन. फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, ब्रेक हो जाना, या कह सकते हैं डिवाइड हो जाना. ठीक है, इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स आपको सबके याद करने हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल मेंशन कर देती हूँ. अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम एंड लिशमेनिया. ठीक है, अमीबा के डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये फिजन का प्रोसेस होता कैसे है. अब फिजन का प्रोसेस होता भी दो टाइप का है, ये भी आपको पता होना चाहिए. पहला होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन. सबसे पहले हम बात करेंगे, एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता रही हूँ बाइनरी फिजन के. ठीक है, किसके? बाइनरी फिजन के. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल हम अमीबा से समझते हैं. आपके एनसीईआरटी में भी अमीबा का एग्जाम्पल दे रखा है. तो अमीबा का शेप क्या होता है? ऐसे इरेगुलर सा शेप होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस. ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इसका साइटोप्लाज्म. ठीक है, नेक्स्ट राउंड में क्या होगा? ये जो अमीबा का स्ट्रक्चर है ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से होने लग जाएगा और न्यूक्लियस भी थोड़ा थोड़ा डिवाइड होने की कोशिश करेगा. थर्ड स्टेप में ये जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके का हो जाएगा स्ट्रक्चर. एक यहाँ पे डिप्रेशन सा बन जाएगा जिस नीचे की तरफ, और जो न्यूक्लियस है और इसका साइटोप्लाज्म ये दोनों इस तरीके से डिवाइड होने लगेंगे. न्यूक्लियस इलोंगेट होना शुरू हो जाएगा. और नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा? एक अमीबा अलग हो जाएगा, दूसरा अमीबा अलग हो जाएगा. यहाँ पे क्या हुआ? इसका साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा, इसका भी साइटोप्लाज्म अलग हो जाएगा. तो ये है हमारा अमीबा. अमीबा में सिंगल न्यूक्लियस था, सिंगल न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियस में और बन गया दो अमीबा बन गए. मतलब एक स्प्लिट हो रहा है. द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू इज नोन एज बाइनरी फिजन. बाइनरी मीन्स हुआ टू. अब ये डिवीजन कहाँ से होगा मैम? क्या ये कहीं से भी प्लेन, किसी भी प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, इस प्लेन से, कहीं से भी डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, जो अमीबा है उसके अंदर कोई डेफिनाइट प्लेन नहीं होता है कि हाँ वो इसी तरह, जैसे मैंने यहाँ पे किया कि ये इसी प्लेन से डिवाइड करेंगे. ये यहाँ से भी कर सकते हैं. ये जो इरेगुलर सी शेप दिख रही है ये किसी भी क्या नाम है प्लेन से अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड हो जाएंगे ये टू पेरेंट सेल्स में, आई मीन टू डॉटर सेल्स में. ये है पेरेंट, क्योंकि पेरेंट बॉडी थी, इसमें से डिराइव हुए हैं, तो ये होते हैं डॉटर अमीबा. ठीक है, और अब जैसे अमीबा हमने समझ लिया, पैरामीशियम भी ऐसे ही होता है. और लिशमानिया जो है ये करता है काला अजहर की जो प्रॉब्लम होती है, बीमारी है, ये काला अजहर करता है. लेकिन लिशमानिया में जो स्ट्रक्चर है, जैसे अमीबा में किसी भी प्लेन से डिवाइड हो रहा था, लिशमानिया में ऐसा नहीं होता. लिशमानिया का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, देखो इस टाइप का. तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला एंड, इसको हम बोलते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर. ये विप लाइक स्ट्रक्चर क्या करता है? देखो ये इस तरीके से डिवाइड होने लगेगा और होते होते ये दो बन जाएंगे, दो लिशमानिया बन जाएंगे. ठीक है, इसका जो डिवीजन है ये फिक्स है कि ये इस प्लेन से ही होगा, इस तरीके से. और धीरे धीरे ये जो डिवाइड होने का प्रोसेस है ये बढ़ता चला जाएगा और फिर अलग से दो लिशमानिया बन जाएंगे. इसमें फिक्स है कि जो लिशमानिया है वो कहाँ से डिवाइड करेगा. ठीक है, ये समझ में आ गई बात. अब देखो, बाइनरी फिजन हमें समझ में आ गया. हम पढ़ते हैं मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन होता है किसी एक ऑर्गेनिज्म का, किसी पेरेंट सेल का एक नहीं, एक से ज्यादा, मतलब दो नहीं, दो से ज्यादा सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है, जैसे स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ये. और एक बात और कि जो फिजन है ये हमेशा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है. जो बाइनरी फिजन है, इसलिए मैं बोल रही हूं कि एक सेल आपका डिवाइड कर रहा है, एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा. इसमें क्या हो रहा है? देखो, मान लो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसने इसके बाद एक से दो बनाए. ठीक है, दो से ऐसे ज्यादा बना लिए. अब क्या होगा?
ये जो अंदर वाले सारे न्यूक्लियस हैं ये अलग अलग प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। ये है प्लाज्मोडियम। बाय मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ये एग्जाम्पल आपको 100% याद होने चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आए, रिटर्न आए, जो आए उसमें आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल डालते ही और डायग्राम मेंशन करते ही आपके जो मार्क्स का कैपेसिटी है वो सीधा भाग जाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम, और इसमें क्या बन गया, जैसे ये एक न्यूक्लियस 5 अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया था, तो वैसे ये 5 अलग अलग न्यूक्लियस बना लेंगे, अलग 5 प्लाज्मोडियम डॉटर सेल्स। एक पेरेंट सेल जो है वो मोर देन 2 डॉटर सेल्स में, या फिर कह सकते हैं स्प्लिट इनटू मेनी, द पेरेंट सेल स्प्लिट इनटू मेनी। तो वैसे में एग्जाम्पल आते हैं आपके प्लाज्मोडियम एंड क्लेमाइडोमोनास। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है हमारा बडिंग। बडिंग में क्या होता है, देखो बडिंग में एक बड लाइक स्ट्रक्चर पेरेंट बॉडी में बन जाता है, जिसकी वजह से, जैसे बडिंग का जो एग्जाम्पल है वो है आपका, बडिंग का एग्जाम्पल है आपका हाइड्रा एंड ईस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल याद होना चाहिए, आई रिपीट। मैं सबसे पहले यहाँ पे बडिंग का एग्जाम्पल बना देती हूँ। जैसे मान लो ये है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में सबसे पहले क्या होगा, एक बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा और इस तरीके से हो जाएगा। ये बड थोड़ा सा बढ़ जाएगा एक किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, ठीक है। और ये स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ है। इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है, और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या नाम है, सेल डिवीजन होगा ही। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा रिपीटेड सेल डिवीजन हुआ है, इसकी वजह से एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। वो बड धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और अपॉन मैच्यूरेशन देखो ये और बढ़ गया। अब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है एक इंडिपेंडेंट लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए। तो उससे क्या होगा, देखो ये अलग से एक हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बडिंग का प्रोसेस। और ये ऐसा क्यों हुआ है, अपॉन मैच्यूरेशन। अपॉन मैच्यूरेशन मतलब क्या, एक तो सबसे बड़ी बात कि उसका फेवरेबल कंडीशन उसको मिल गया। अगर उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तो वो बाहर इंडिपेंडेंटली रहने के लिए रेडी हो जाएगा, और पेरेंट सेल से हो जाता है फिर ये डिटैच। पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ एग्जिस्ट करने लगता है, ठीक है। तो बडिंग में बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। और एक का एग्जाम ये मैंने एक में बना दिया, बट आपको स्टेप वाइज बनाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं राइजोपस का। जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं मैं वही मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। तो बना लेते हैं सबसे पहले डायग्राम। मैं आपके सामने डायग्राम भी ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, ऑल्दो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं डायग्राम्स पे। देखो ये है आपका राइजोपस। राइजोपस आपने देखा होगा कि ये ब्रेड पे इन सब पे लग जाता है, और जो थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर दिखता है वो बेसिकली राइजोपस ही होता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लॉब ऑन अ स्टिक। नहीं दिख रहा इस तरीके का कुछ, ब्लॉब है ऑन अ स्टिक, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर को ब्लॉब ऑन अ स्टिक। और ये जो आपको गोल सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। अब देखो स्पोरेंजिया, एक स्पोरेंजिया मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं, इस तरीके का स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया का। स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं बहुत सारे स्पोर्स। नाम देख रहे हो आप, स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर का फॉर्मेशन जो हो रहा है बेसिकली उसी से न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होने वाला है। देखो कैसे कि ये है स्पोर्स, ये डिफरेंट बहुत सारे स्पोर्स हैं इसके अंदर। अपॉन मैच्योरेशन क्या, जब ये इसका आउटर लेयर, ये स्पोरेंजिया का जो आउटर लेयर है ये टूट जाएगा, और तो ये हवा की वजह से सारे जो स्पोर्स हैं ये आसपास पूरे बिखर जाएंगे। चाहे इस प्लांट के आसपास, मतलब राइजोपस के आसपास,
या फिर और ज़्यादा हवा में इधर उधर अगर चले गए तो, ठीक है। ये जो स्पोर्स हैं आप, ये है हमारा स्पोर। स्पोर की जो ये आउटर लेयर है ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। इसका रीज़न है, देखो जब ये बाहर किसी भी सरफेस पे जाके गिरेगा तो बाहर का एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल क्या पता ना हो, इसके लिए जो उसकी आउटर कवरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक बनाई जाती, मतलब थिक होती है, ताकि वो उस कंडीशन में भी अपने जो स्पोर्स हैं, जो स्पोर है वो ख़राब ना हो। इसलिए उसकी आउटर जो कवरिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है, ताकि वो अपने आप को अनसुटेबल कंडीशंस में भी एग्जिस्ट करा सके, या उसको वो रख सके, कैपेबल रहे उसमें अपने आप को अपने आप को एडजस्ट करने के, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे ही ऐसी मॉइस्चर और उस तरीके की ह्यूमिडिटी उसको मिलेगी, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ये जो स्पोर है ये एक न्यू प्लांट बना लेगा, ये ग्रो हो जाएगा एक न्यू प्लांट में, इस तरीके का। समझ में आ गया। तो राइजोपस हमारा कुछ नहीं है, जो ब्रेड पे हम लोग का लगता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो राइजोपस ही होता है। और इसमें स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया में स्पोर्स होते हैं। जब स्पोरेंजिया की कवरिंग हट जाती है तो स्पोर्स नीचे गिर जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस उनको मिलती है वो एक न्यू राइजोपस बना लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया या एनसीईआरटी में भी आपका यही एग्जाम्पल दे रखा है विद डायग्राम, तो डायग्राम भी समझते हैं। इस तरीका का स्ट्रक्चर होता है इसमें। और रीजेनरेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। रीजेनरेट कर जाना, रीजेनरेट मतलब कि खुद से ग्रो हो जाना, ठीक है। अगर ये प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, ये पेरेंट प्लेनेरिया है, और ये पेरेंट प्लेनेरिया बीच में से मान लो 3 पीसेज में कट गया है, ठीक है। तो मैं कह रही हूं कि ये हर पार्ट, ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, ये इंडिपेंडेंट प्लेनेरिया को रीजनरेट कर देंगे। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर इस तरीके का है, रुको मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट प्लेनेरिया देखो कैसे आएंगे। इसका ये पार्ट ग्रो हो गया, इसका ये पार्ट ग्रो हो गया, और इसका ये पार्ट ग्रो हो गया। देखो समझ में आ गई बात, कि ये 3 इंडिपेंडेंट प्लेनेरिया को रीजनरेट कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास रीजनरेटिव सेल्स हैं। अगर ये प्लेनेरिया किसी ऐसी जगह से टूटता जहां रीजनरेटिव सेल्स नहीं होते तो वो ग्रो नहीं कर पाता। बट अगर रीजनरेटिव सेल्स रहेंगे, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज कर सकता है। रीजनरेशन से नाम से ही आप समझ जाओ कि रीजनरेटिव सेल इसमें होते हैं। अगर कोई प्लेनेरिया ऐसे पार्ट से कटा है जहां उसके पास रीजनरेटिव सेल्स नहीं होंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। ये कैपेबिलिटी सारे सेल्स में नहीं होती है, रीजनरेटिव सेल्स में सिर्फ रीजनरेटिव सेल्स में ही होती है, सारे सेल्स में नहीं होती। तो ये रीजनरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसके पास रीजनरेटिव सेल्स थे। ये स्टार मार्क करके आप रख लो, ये आपको रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में कंफ्यूज कर सकता है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कि यहाँ पे प्लेनेरिया के पास रीजनरेटिव सेल्स है, इसलिए अगर उसका कोई पार्ट टूट जाता है तो वो इंडिपेंडेंट प्लेनेरिया को जन्म देता है, ठीक है। यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट प्लेनेरियाज बन गए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आप फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है? फ्रेगमेंट मतलब टूट जाना, बीच में से डिवाइड हो जाना कह सकते हैं, या कह लो ब्रेक हो जाना, मोर और लेस सेम है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये था ये यूनिसेल्यूलर में हो रहा था, बट वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। फ्रेगमेंटेशन में हम पढ़ते हैं 5th वन ना, फ्रेगमेंटेशन में हम पढ़ते हैं जिसका एग्जाम्पल वो है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा में क्या होता है, देखो स्पाइरोगायरा का सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये है हमारा स्पाइरोगायरा, मल्टीसेल्यूलर है तो आगे भी ये सेल्स कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। मान लो ये रीजनरेटिव, ये क्या नाम है आपका, फ्रेगमेंट, ये जो स्पाइरोगायरा है सॉरी, ये आपका बीच में से टूट गया। तो अब क्या होगा, ये पार्ट एक इंडिपेंडेंट स्पाइरोगायरा बनाएगा
और ये पार्ट एक इंडिपेंडेंट स्पाइरोगायरा बनाएगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई रीजनरेटिव सेल है, नहीं, फ्रेगमेंटेशन में कोई रीजनरेटिव सेल नहीं होता। ये है ही इनके अंदर कैपेबिलिटी कि मतलब ये अपने आप इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म फिर से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपका रीजनरेटिव सेल नहीं होता, ये बात याद रखना। ये अलग से एक बना लेगा स्पाइरोगायरा और एक ये अलग से, दोनों पार्ट्स के पास कैपेसिटी है कि वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दे, ठीक है। बट रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेटिव सेल्स की वजह से जो प्लेनेरिया है वो अपने आप को ग्रो कर लेता है, ठीक है। बट फ्रेगमेंटेशन में कोई रीजनरेटिव सेल्स नहीं होते, ठीक है। लास्ट पार्ट आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखो क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम जो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है। अब 6 की बात कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम प्लांट्स में बेसिकली देखते हैं ये, और जो प्लांट्स हैं उसमें 2 तरीके के रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हो सकते हैं। सबसे पहले मतलब रिप्रोडक्शन करने के ऑप्शंस हैं, बेसिकली ये कह सकते हैं कि सबसे पहला उसके अंदर एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट, और एक दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट क्या क्या होता है देखो, रूट, स्टेम एंड लीव, ये होता है आपका लीव, रूट स्टेम या लीव्स कह लो, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या होता है देखो, फ्लावर एंड सीड्स, ये होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन सब की हेल्प से हम न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। देखो कैसे, इसके अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, हम रूट, स्टेम या लीव, ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हम तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फ्लावर और सीड की बात हम नहीं करते। मैंने इसीलिए आपको बता दिया ताकि आप डिफरेंस समझ सको। आपको क्या पढ़ना है, रूट, स्टेम, लीव, मतलब यहाँ पे रूट या स्टेम या लीव की हेल्प से आप न्यू प्लांट को ग्रो करोगे, ठीक है। अब ये प्रोसेस 2 तरीके से हो सकता है, नेचुरली भी हो सकता है और ये प्रोसेस आर्टिफिशियली भी हो सकता है। नेचुरली होगा, नेचुरली मतलब अपने आप कहीं रूट से प्लांट ग्रो कर गया, अपने आप ही स्टेम से प्लांट ग्रो कर गया, अपने आप ही लीव से प्लांट ग्रो कर गया। अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, रूट्स से जो प्लांट ग्रो कर जाता है नेचुरली, उसमें एक एग्जाम्पल है आपका स्वीट पोटैटो, ये नेचुरली करेगा, ठीक है, इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्टेम पोटैटो, पोटैटो में जो हम देखते हैं ना एक हल्का सा बड लाइक सा स्ट्रक्चर दिख जाता है काफी दिन बाद, वो क्या है, वो लीव्स ही है। क्यों, क्योंकि रूट मतलब पोटैटो खुद क्या है, स्टेम, ठीक है। और जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें रेशे रेशे से आपको दिखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि वो रूट है, ठीक है। और लीव्स, लीव्स का एग्जाम्पल एक हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की इस तरीके की एक लीव होगी, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं इन सब पे यहाँ पे धीरे धीरे कुछ स्ट्रक्चर सा ड्रॉ होगा और वो फिर से इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। इससे वो प्लांट लीव के एंड वाले पोर्शन पे ही प्लांट धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया कि नेचुरली कैसे आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखते हो, रूट, स्टेम या लीव से। नेचुरली में तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ठीक है, अपने आप ही हो रहा है। बट आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल में हम आर्टिफिशियल तरीके से मतलब मैन के इन्वॉल्वमेंट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का प्रोसेस करते हैं। अब उसके 3 प्रोसेस हैं, क्या क्या। सबसे पहला कटिंग, कटिंग करके आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो, ग्राफ्टिंग करके आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो, एंड लेयरिंग करके आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हो। इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग का एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ, फिर आपको उससे डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। कटिंग में हम पढ़ सकते हैं रोज के बारे में, ग्राफ्टिंग हम मैंगो में भी देख सकते हैं, और लेयरिंग हम देख सकते हैं जैस्मिन में।
मैं अलग से आपको एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एज सच एग्जाम्पल का क्वेश्चन बन के आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है। तो नेचुरली आपको समझ में आ गया, तो मैं इसको हटा रही हूँ अभी। अब देखो कटिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल है रोज, तो रोज एक रख लेते हैं। ये हमारा एक रोज है, ठीक है, समझ लो रोज है, ठीक है, ये हमारा रोज है और ये इसकी स्टेम है, ठीक है, इस तरीके का रोज है हमारा। बहुत बेकार सा लग रहा है बट स्टिल ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को हमने यहां से हटा लिया और अलग से जमीन में गाड़ दिया इस पार्ट को। कुछ हफ्ते बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग से एक रोज का प्लांट बन गया, ठीक है। ये होता है कटिंग, कि आपने क्या किया, कट किया किसी पोर्शन को और आपने उस पोर्शन से एक न्यू प्लांट को जन्म दिया। तो उस तरीके का एग्जाम्पल होता है कटिंग में। कटिंग में आप कट करते हो, प्लांट को सॉइल में रख देते हो, उसे फेवरेबल कंडीशंस देते हो और वो प्लांट ग्रो कर जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया रोज। अब हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में हम देख रहे हैं मैंगो में। अब देखो मैंगो की जो स्पीशीज होती हैं वो बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारी वाइडली स्प्रेड हैं स्पीशीज। तो किसी स्पीशीज की कुछ क्वालिटी अच्छी है, किसी स्पीशीज की कुछ क्वालिटी अच्छी है, बट हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा प्लांट बनाएं जिसके अंदर दोनों की क्वालिटीज हो। क्योंकि कुछ मतलब प्लांट वन है मान लो, इसके अंदर मैंगो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, ठीक है, बट छोटे होते हैं। बट हमने एक दूसरा मैंगो देखा जिसके अंदर बड़े बड़े मैंगोज होते हैं और स्वीट भी होते हैं, ठीक है। हमें कैसी वैरायटी चाहिए, मैंगो बड़ा भी हो और स्वीट भी हो। तो हमने क्या किया, इन दोनों का, इसकी जो स्टेम थी उसको यहां से थोड़ा सा छिल दिया, ठीक है। और एक दूसरा प्लांट, ये है वैरायटी 1, ये है वैरायटी 2, इसका क्या किया, इसका भी हमने इस तरीके से दोनों को छिल दिया, दोनों पोर्शन का एक एंड जो था इस तरीके से छिल दिया आपस में, ठीक है, छिल दिया और दोनों को जोड़ के आपस में किसी रस्सी से बांध दिया। अब इन दोनों पोर्शन को मैंने क्या किया है, जोड़ दिया है, ठीक है, और इन दोनों को बांध दिया है ऐसे कि अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएं। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो इसकी स्टेम से अब प्लांट निकलेगा उसके अंदर ये दोनों वैरायटीज होंगी। क्या होगा, अब जो न्यू प्लांट जनरेट होगा उसकी वैरायटी जो होगी, उसमें जो क्वालिटीज होंगी वो इस वन प्लांट की भी होंगी और सेकंड प्लांट की भी होंगी, ठीक है। मतलब ये जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनके कैरेक्टर्स को एज सच जो जो डॉटर प्लांट है उसमें शो करता है। जो न्यू प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर लेने से उसके अंदर दोनों की वैरायटी शो होती है, ठीक है। तो ये तो अच्छा है ना कि हम किसी दो चीज़ों की अच्छी वैरायटीज को, अच्छी क्वालिटीज को जोड़ के एक थर्ड क्वालिटी करते हैं जिसके अंदर दोनों ही अच्छी क्वालिटीज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग और ये मैंगोज में और भी काफ़ी प्लांट्स में किया जाता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे लेयरिंग की। लेयरिंग में हम क्या करते हैं, जैस्मीन का हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। जैसे मान लो ये, मान लो जैस्मीन है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसकी जो एक टहनी थी उसे हम लेके आए और हमने सॉइल के अंदर उसको डिप कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हुआ, इसको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की, जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फिल की। फिर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ रूट्स ग्रो होने लग गई इस वाले पार्ट पे और यहाँ पे हमारा न्यू प्लांट बन गया। समझ में आ रहा है आपको, जिसकी जो वैरायटी थी वो सेम वैरायटी थी, ठीक है। जो पेरेंट प्लांट की थी वही हमारे न्यू प्लांट की वैरायटी थी, ठीक है। अब हमने फाइनल क्या किया, यहां से इसको डिटैच कर दिया, इस पेरेंट प्लांट से इसको डिटैच कर दिया और अब ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेयरिंग। इसको हम बोलेंगे लेयरिंग, जिसका जो एग्जाम्पल है वो है जैस्मीन का प्लांट, ठीक है। आपको सबके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। अब आप खुद सोचो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपको क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स दिखे। सबसे पहले खुद सोचो, नोट्स बनाओ और फिर आगे की वीडियो देखना कि सबसे पहला जो क्या बोलते हैं पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये कम समय लेता है। इट टेक्स लेस टाइम
अगर हम कोई वैसे प्लांट ग्रो करेंगे बहुत उसको बढ़ने में, जैसे मैंगो का ही अगर मैं अलग से प्लांट ग्रो करना शुरू करूं तो फ्रूट देने लायक कितने साल बाद होगा, ठीक है। बट इस प्रोसेस से आप एक न्यू वैरायटी का प्लांट भी कर सकते हो ग्रो, अलग से भी प्लांट ग्रो कर सकते हो, क्योंकि ये लेस टाइम लेता है, ठीक है। दूसरा मतलब न्यू प्लांट ग्रो करने में इट टेक्स लेस टाइम। दूसरा कि आप न्यू वैरायटी के प्लांट्स को जनरेट कर सकते, न्यू वैरायटी के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस से, ठीक है। इसके बाद एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो सीडलेस प्लांट होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, इसमें कोई सीड नहीं होता है, जैसे ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज, इन सब में कोई सीड नहीं होता है, तो इस वाले प्लांट को भी ग्रो करना इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हेल्प से पॉसिबल है। तो जो सीडलेस प्लांट है उनको भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के प्रोसेस से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सटेंट होने वाले प्लांट हैं, जो प्लांट्स ऐसे हैं कि अब खत्म होने वाले हैं वर्ज पे, उनकी भी जो स्पीशीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लो अगर वो स्पीशीज खत्म हो गई फिर तो एक्सटेंट ही हो जाएगी, फिर तो उसको लाना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि उसमें सीड्स नहीं होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल उसमें सीड नहीं हो या फिर उसमें कैपेसिटी वैसी ग्रो करने की नहीं हुई नेचुरली, तो आर्टिफिशियली उसको आप ग्रो कर सकते हो। तो ये कैपेसिटी किस में है? ये कैपेसिटी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है, ठीक है। इसके बाद कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहला कि ये जो प्रोसेसेस में ये कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग बता रही हूँ, ये सब में आपको कोई ह्यूमन बीइंग, कोई ऐसा, क्योंकि आर्टिफिशियली हो रहे हैं प्रोसेस तो मैन की इन्वॉल्वमेंट है, तो एक आपको पर्सनल गार्ड इसमें रखना पड़ेगा करने के लिए, तो ये कॉस्ट वाला है, इसमें कॉस्ट लगता है, इसमें पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो ये क्या मांगता है? ये कॉस्ट मांगता है, ठीक है, तो इसमें पैसा खर्च होगा, इसलिए इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा हर जगह क्या हो रहा है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एज सच आपके जो न्यू प्लांट है उसमें आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, इसकी जो वैरायटी होगी वो एग्जैक्टली इसके जैसी होगी, क्यों? क्योंकि ये इसी में से ग्रो किया है, ये जो प्लांट है न्यू प्लांट, इसकी जो वैरायटी है वो एग्जैक्टली पेरेंट प्लांट के जैसी होगी, ठीक है। बट आपको क्या समझना है, अरे हम जो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चाहते हैं इसमें तो हम वेरिएशंस चाहते हैं ना, ताकि उनके अंदर कैपेसिटी आए किसी भी इकोलॉजिकल चेंज को या कोई भी क्लाइमेटिक चेंज को एक्सेप्ट करने की। तो इसमें वेरिएशंस नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपी एक तरीके से होते हैं पेरेंट प्लांट के, इसमें वेरिएशंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे कुछ। पहला कि कॉस्ट ये इसको चाहिए होता है, दूसरा इसके अंदर जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पेरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एज सच न्यू प्लांट में आते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस इस प्रोसेस में नहीं हो पाता, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। सबसे पहला फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।